thrown vertically upward if air resistance is to be taken into account. अभी तक एयर रेजिस्टेंस को गिनती में नहीं लिया गया, लिम्बू टिम्बू माने उसको, चाहिए भी तो उस पर राज नहीं आ रहा, एयर रेजिस्टेंस है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे है। एयर रेजिस्टेंस का काम क्या? रेजिस्टेंस यानी अपोज करना, उन्हें हमेशा अपोज करता, हमेशा अपोज करता, हमेशा मतलब आप कुछ भी करो उन्हें बोलेंगे तूने गलत करा। कुछ लोग होते हैं ऐसे, तो उनको बोल सकते हैं आप तू मेरी लाइफ का रेजिस्टेंस है, उसको लगेगा वाह कितना अच्छा बोल रहा हूँ। तो रेजिस्टेंस, मान लो अगर बॉल को ऊपर फेंका गया तो रेजिस्टेंस क्या करेगा? ऊपर ले जाएगा या नीचे लाने की कोशिश करेगा? रेजिस्टेंस हमेशा मोशन को अपोज करता है, तो जब बॉल ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस उसको नीचे लाने की कोशिश करेगा। पहले से ही नीचे एक फोर्स लग रही थी, कौन सी? ग्रेविटी की वजह से, उसकी वजह से एक एक्सेलरेशन आ रहा था, कौन सा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। तो एयर रेजिस्टेंस उस बॉल में और ज्यादा डिक्लेरेशन प्रोड्यूस करेगा। तो बताओ वो जल्दी ऊपर जाएगा या लेट ऊपर जाएगा? लेट ऊपर जाएगा, मतलब उसको ऊपर जाने के लिए और ज्यादा टाइम लगेगा। ऊपर जाना मतलब वो हाइट जहां पे जाके वो रुक जाएगा। ठीक है, मान लो ये बॉल को मैं ऊपर फेंक रहा हूं, ये 5 सेकंड में ऊपर जाता था। अब अगर एयर रेजिस्टेंस लगेगा जो नीचे की तरफ लग रहा है, तो वो कितने टाइम के अंदर ऊपर जाके रुक जाएगा? क्या 5 सेकंड में, 6 सेकंड में, 4 सेकंड में? रिपीट कर रहा हूं मैं, एक बॉल है, आपने उसको बगैर एयर रेजिस्टेंस के ऊपर फेंके, वो 5 सेकंड में ऊपर गया। अब एयर रेजिस्टेंस आ गया तो वो 5 में ऊपर जाएगा, 4 में ऊपर जाएगा या 6 में ऊपर जाएगा? 6 में ऊपर जाएगा। इसका मतलब ऊपर कोई तो उसको धकेल रहा ना, इसलिए वो ज्यादा टाइम ऊपर रहेगा। यही बात हो रही, 6 सेकंड में ऊपर जा रहा है, इसका मतलब वो कोई तो उसको ऊपर धकेल रहा, इसलिए वो ज्यादा टाइम ऊपर रह रहा। सिंपल सी बात है, आप किसी के घर में गए, वो घर वाला आपको डांट रहा, ऐसा नको कर वैसा नको कर, गिलास फोड़ दिया, बच्चे ने कुछ करा तो उसको बोल रहा बच्चा अच्छा है तू खराब है, कहीं को रुकते उस घर में अपन, एक दिन रुकने का सोचे थे, आधे दिन में वापस आ जाते, बराबर है। अगर हम एयर रेजिस्टेंस कंसीडर करें तो बॉल का अपवर्ड मोशन जल्दी खत्म हो जाएगा, बराबर है, अपवर्ड मोशन जल्दी खत्म हो जाएगा। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी जल्दी जीरो हो जाएगी। अच्छा छोड़ दो उस बात को, इतना तो समझा कि मोशन का अपोज हो रहा है एयर रेजिस्टेंस होने की वजह से। अच्छा जब बॉल नीचे की तरफ आएगा, अगर बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक्सेलरेशन कितने? 2, एक ग्रेविटी की वजह से और 2 और दूसरा फ्रिक्शन की वजह से, ये एयर रेजिस्टेंस की वजह से, तो एक्सेलरेशन इंक्रीज हुआ, मतलब डिक्लेरेशन इंक्रीज हुआ। अब जब वो नीचे आ रहा था तो एयर रेजिस्टेंस किस तरफ, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? बॉल जब ऊपर जा रहा था तो एयर रेजिस्टेंस नीचे था, बॉल जब ऊपर जा रहा था एयर रेजिस्टेंस नीचे था, बॉल जब ऊपर जा रहा था तो एयर रेजिस्टेंस नीचे ही था ना, अपोज कर रहा था। जब बॉल नीचे आ रहा है तो एयर रेजिस्टेंस किस तरफ? बॉल जब नीचे आ रहा है तो एयर रेजिस्टेंस उसका अपोज करेगा। बॉल नीचे आ रहा मतलब एयर रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ होगा, एयर रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कितना? जी माइनस ए, ये अच्छी बात है। बॉल जब ऊपर की तरफ जा रहा था तो एक्सेलरेशन कितना था? माइनस जी माइनस ए। ये ए क्या है? एयर रेजिस्टेंस की वजह से आने वाला एक्सेलरेशन। बॉल जब नीचे आएगा तो एक्सेलरेशन कितना? माइनस जी प्लस ए, या आप इसको कह सकते हैं ए माइनस जी या जी माइनस ए, दोनों भी चलेगा। ठीक है, अब बताओ ऊपर जाने वाला टाइम कम या नीचे आने वाला टाइम कम? यहाँ पे मोशन का ऑपोज हो रहा है और यहाँ मोशन का सपोर्ट हो रहा है, तो बॉडी ऊपर ज्यादा टाइम में जाएंगी और नीचे कम टाइम में आ जाएंगी। क्यों क्यों कम टाइम में आएंगी? क्योंकि ऊपर जाते जाते वो स्लो होंगी और नीचे उसका सपोर्ट कर रहा है, ऊपर से कोई तो धकेल रहा है उसको, बराबर ना, ऊपर से कोई इसको धकेल रहा है। कौन धकेल रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एयर क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। और यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपोज कर रहा है और एयर रेजिस्टेंस वो भी अपोज कर रहा है, इसलिए जाने वाला टाइम ज्यादा होगा और आने वाला टाइम कम होगा, बराबर है। सो ऑप्शन कौन सा होगा? टाइम ऑफ फॉल क्या होना चाहिए उसका? ग्रेटर देन टाइम, क्या? टाइम ऑफ राइज। टाइम ऑफ राइज क्या होना चाहिए? टाइम ऑफ राइज होना चाहिए ग्रेटर देन टाइम ऑफ फॉल। टाइम ऑफ फॉल कम होगा और टाइम ऑफ राइज ज्यादा होगा, बराबर है। समझ गए? आगे बढ़े, नेक्स्ट। अच्छा हमारा कल टेस्ट है, हाँ कल इंशाल्लाह बकरीद के बाद टेस्ट के टॉपिक सिर्फ वन डायमेंशनल क्वेश्चन जो मैं कल तक पढ़ाऊंगा। शाफ क्या बोला मैंने अभी? जोर से बोलो। कल शाम में टेस्ट है, कौन सा टॉपिक? और अभी किसी को याद नहीं रहा था टेस्ट का? याद रखो, जरूरी है। हाँ
टाइम ऑफ फॉल ज्यादा होगा। कौन सा ऑप्शन दिया उसने? लेस देन टाइम ऑफ फॉल। टाइम ऑफ फॉल ज्यादा होगा, टाइम ऑफ राइज कम होगा। आइए, ठीक है। सो मान लेते हैं कि बॉडी अपवर्ड मोशन के अंदर है, यहां से ऊपर की तरफ गया। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी? कुछ u के बराबर है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी नहीं ऊपर कैसे जाएगा। फाइनल वेलोसिटी कितनी? 0 के बराबर, ठीक है। उसने मान लेते हैं डिस्टेंस कवर किया h के बराबर और उसको टाइम लगा t के बराबर। पहली इक्वेशन कौन सी? v u at। फाइनल वेलोसिटी कितनी? 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी? u। एक्सेलरेशन कितना? एक्सेलरेशन कितना? -g। माइनस क्यों लिखे हमने? डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। एयर रेजिस्टेंस किस डायरेक्शन में? वो भी नीचे। मतलब क्या आना चाहिए? -a टाइम्स ऑफ t। ये वो टाइम है जो ऊपर जाने वाला है, जिसे हम कहेंगे टाइम ऑफ ascent। तो क्या हो जाएगा? 0 u g a टाइम्स ऑफ t1। क्या किया मैंने? यहाँ से माइनस कॉमन निकाला, तो ये प्लस वाला माइनस में कन्वर्ट हो गया। माइनस वाले टर्म को बुला लो इधर। कितना हो जाएगा? g a टाइम्स ऑफ t1 u। ठीक है, तो t1 हाउ मच? u अपॉन g a। इतने टाइम के अंदर वो कहां जाएगा? मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा। अगर वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी? 0। फाइनल वेलोसिटी होगी 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? u² माइनस 2 टाइम्स ऑफ, और माइनस की जगह प्लस। एक्सेलरेशन कितना? -c -a। और s कितना कवर किया उसने? h वो हाइट है जो उसने कवर किया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 0 बताइए u², हां, -2 अंडर द ब्रैकेट g a टाइम्स ऑफ h। ये माइनस वाले टर्म को इधर बुला लो। 2g a टाइम्स ऑफ h इज इक्वल टू u²। मतलब h इक्वल टू u² अपॉन 2g a। ठीक है, इतना हाइट वो कवर करेगा। अब बात ये है कि अगर ये हाइट वो कवर करता है तो नीचे आने के लिए कितना टाइम लेगा? हम इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे? अब वो नीचे आ रहा है, देखो बॉल नीचे की तरफ आ रहा है, डाउनवर्ड मोशन के अंदर है। तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कितनी, वो तो हमने कैलकुलेट कर लिया ना। तो दोनों का कंपैरिजन है, टाइम ऑफ राइज और टाइम ऑफ फॉल दोनों का कंपैरिजन है, तो हमको दोनों टाइम निकालना पड़ेगा। राइज का टाइम तो हमने कर लिया। राइज में एयर अप्रोच करेगा, हाउ वो लेस रहेगा ना फॉल से। देख लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं एक बार। मतलब ये t1 आ गया हमारा, h आ गया हमारा। अब ये u इनिशियल वेलोसिटी सेकंड मोशन की, फर्स्ट मोशन की जो फाइनल वेलोसिटी होगी, सेकंड की वो इनिशियल वेलोसिटी होगी। बताओ सेकंड मोशन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 0। फाइनल वेलोसिटी जितनी भी हो, डिस्टेंस कितना कवर करना है आपको? h के बराबर कवर करना है। हम पता करेंगे यहां से यहां आने के लिए कितना टाइम लगा। बताओ कौन सी इक्वेशन यूज करें जिसमें डिस्टेंस होना और टाइम होना? s ut plus half at square। ठीक है जी, यूज कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? s ut plus half a वाला t स्क्वायर। s कितना? h। इनिशियल वेलोसिटी कितना? 0। तो ये खत्म, क्या बचा? हाफ। अब बताओ एक्सेलरेशन कितना? जब वो नीचे की तरफ आ रहा था तो एक्सेलरेशन -g नीचे की तरफ, और a रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ, इसलिए -g + a ये होगा एक्सेलरेशन, करेक्ट। प्लस -g + a, और टाइम कितना लगा? मान लेते हैं t2 लगा, t2²। ये t2 क्या है? टाइम ऑफ डेसेंट। वो नीचे की तरफ आ रहा था तो टाइम ऑफ डेसेंट, ठीक है। h का वैल्यू कितना है? h का वैल्यू कितना? u² अपॉन 2g + a इज इक्वल टू हाफ। बताइए यहाँ क्या आएगा? a - g टाइम्स ऑफ t2²। कुछ कैंसिल हुआ, ये 2 और ये 2 कैंसिल। अब t1 मतलब u g + a, ठीक है। इसको मैं लिख लेता हूं, u² g + a। अगर मैं इसको g + a से मल्टीप्लाई करूं और g + a से डिवाइड करूं तो काम बन जाएगा। g + a से मल्टीप्लाई, g + a से डिवाइड, एक ही बात हुई। यहां क्या बचा? यहां क्या बचा बताओ? a - g अंडर द ब्रैकेट ऑफ t2², ठीक है, अंडर द ब्रैकेट ऑफ t2²। क्या हो जाएगा फिर ये? u² अपॉन, हाँ, g + a का होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ g + a इज इक्वल टू a - g टाइम्स ऑफ
T2 स्क्वायर, सही है। अच्छा, ये u स्क्वायर अपॉन जी प्लस ए का होल स्क्वायर क्या है? ये u अपॉन जी प्लस ए मतलब क्या? T1। इसको हम लिख सकते हैं T1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसा करो इसके डिवाइड में ला लो, T2 स्क्वायर, यहाँ क्या बचा? a माइनस जी, और यहाँ क्या बचा? g प्लस ए या a प्लस जी। अब ये इक्वेशन हमारा आंसर है। मैं इसको और एक मरतबा लिख लेता हूँ, क्या आया? T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आया था a माइनस जी और ये आया था a प्लस जी। ठीक है। मतलब T1 डिवाइड बाई T2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट a माइनस जी डिवाइडेड बाय a प्लस जी। अब आप थोड़ा सोच कर बताओ, a माइनस जी और a प्लस जी में से बड़ा कौन होगा? सिंपल सी बात है, a प्लस जी बड़ा। अगर a प्लस जी बड़ा है मतलब T1 बड़ा है, T2 बड़ा? T2 बड़ा। इसका मतलब T2 शुड बी ग्रेटर देन T2 शुड बी ग्रेटर देन T1। T2 मतलब टाइम ऑफ डेसेंट या टाइम ऑफ फॉल इज ग्रेटर देन टाइम ऑफ राइज। तो टाइम ऑफ डेसेंट ज्यादा होना चाहिए टाइम ऑफ राइज के। कौन सा ऑप्शन है? टाइम ऑफ राइज शुड बी ग्रेटर देन टाइम ऑफ फॉल, यही आ रहा है ना? इज ग्रेटर देन टाइम ऑफ, नहीं, टाइम ऑफ, ये क्या है? टाइम ऑफ फॉल है ना ये। टाइम ऑफ फॉल इज ग्रेटर देन टाइम ऑफ राइज। उसने पूछा क्या? उसने पूछा टाइम ऑफ राइज। टाइम ऑफ राइज क्या होगा? टाइम ऑफ राइज लेस देन टाइम ऑफ फॉल होना चाहिए। टाइम ऑफ राइज शुड बी लेस देन टाइम ऑफ फॉल, बराबर। तो ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। कौन सा है? ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट।